नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम एट 4 और मैं हूं आपके साथ रन त्यागी। प्राइम एट 4 में आज कौन कौन सी खबरें आपके सामने होने वाली हैं, सबसे पहले आपको बताता हूं। आपको बताऊंगा कि ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं की एक और बड़ी जीत कैसे हुई। उसके बाद बात देवभूमि में जारी सियासी उठापटक की भी होगी। क्या कांग्रेस के हाथ से हिमाचल निकल चुका है? यह खेल अभी बाकी है। यह खबर पूरी डिटेल के साथ आपके सामने होगी प्राइम एट 4 में। इसके बाद बात होगी संदेश खाली को लेकर कहां से एक बड़ा आदेश आया। अब क्या वाकई शाहजहां शेख नहीं बचेगा? क्या खबर है, ये आपके सामने होने वाली है। इसके अलावा कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद पर घमासान, जीत के जश्न में दुश्मन का गुणगान। ये खबर क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये खबर भी आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के बागी विधायकों को पंचकुला ले जाया गया। सभी एमएलए को हेलीकॉप्टर ले जाया गया। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह हेलीकॉप्टर उतरा है। इसको लेकर के हालांकि सरकार की तरफ से निशाना भी साधा गया कि जबरन सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधानसभा का गेट तोड़ा गया और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम है, वो कह रहे हैं कि हम इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। लेकिन फिलहाल की अपडेट यह है कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पंचकुला में हेलीकॉप्टर में कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर के लैंडिंग कराई जा चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। आप गाड़ियों का काफिला देखिए और इसी गेट के अंदर जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है और कांग्रेस के बागी विधायकों को हिमाचल से लेकर के पंचकुला पहुंचा दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑन भारत आपको दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि हमने बजट सत्र में अपना बहुमत साबित कर दिया और कई ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जो कि हमारे संपर्क में हैं। लेकिन एक बड़ी समीकरण ऐसी है जो बता रही है कि सुक्खू सरकार अभी अनिश्चितता के घेरे में है। और इनपुट यह भी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद आलाकमान के सामने 3 नए नाम प्रस्तावित कर दिए जिनको सीएम बना सकते हैं। तो वहीं से भी खबरों के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, वो एक योद्धा है और इस युद्ध को लड़ेंगे। और कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलने वाली है। लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार को जाना होगा। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे, हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे। 15 विधायकों को बेवजह सस्पेंड करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस दिन सस्पेंशन किया गया जब बजट पास होना था। मतलब बहुमत नहीं है। बीजेपी के विधायकों को सदन से बाहर निकाल करके 68 सदस्यों का ये सदन है हमारा, 100 से ज्यादा वहां पर वो लगा दिए गए, मार्शल लगा दिए हमको उठाने के लिए सदन से बाहर। तो ये सरकार बचाने के लिए किया गया है और सरकार चलाने के लिए नहीं। ठाकुर साहब, क्या बीजेपी सरकार बनाएगी हिमाचल में? देखिए, मैं इतनी बात कह रहा हूं कि फिलहाल तो इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को जाना है। तो हिमाचल प्रदेश में सारा विवाद मुख्यमंत्री पद को लेकर और सीएम सुक्खू की कार्यशैली को लेकर है। बागी विधायक सीएम सुक्खू से नाखुश हैं, नाराज हैं। और इसी बीच सीएम की दावेदारी के लिए कांग्रेस खेमे से कई नए नाम निकलकर सामने आ चुके हैं। तो आपको उन जरा नामों के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। ये नाम कौन कौन से हम देखिए जरा। पहला नाम प्रतिभा सिंह फिलहाल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है। 2004 में पहली बार संसद पहुंची थी। तो दूसरा नाम है मुकेश अग्निहोत्री का, जो कि मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम है। हिमाचल में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है। 2022 में भी सीएम की रेस में थे, लेकिन जीते थे उस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो वहीं राजेंद्र राणा तीसरा नाम है। कांग्रेस के विधायक है मौजूदा। कांग्रेस के बागी खेमे का समर्थन राजेंद्र राणा को है और राजेंद्र राणा मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन सारा विवाद शुरू किस वक्त पे हुआ, एक बार फिर आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, क्योंकि सारा विवाद जो शुरू हुआ वो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ। अब आपको उन 6 विधायकों के बारे में जान लीजिए जिन्होंने कांग्रेस के साथ ये बगावत की और जिनकी वजह से हिमाचल के अंदर ये पूरा पॉलिटिकल गिमिक शुरू हुआ है। सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला के एमएलए सुधीर शर्मा, रवि सिंह ठाकुर जो कि लाहौल स्पीति के विधायक हैं,
इंद्रदत्त लखनपाल हैं हमीरपुर से एमएलए, उनके अलावा गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा हैं, देवेंद्र भुट्टो हैं कुलडेड से विधायक। ये वो 6 नाम जिनकी वजह से हिमाचल का पूरा गणित बिगड़ा है। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आज जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, दरअसल ये आग बीते 1 साल से सुलग रही थी। आपको बता दूं कब और कैसे शुरुआत हुई, इस रिपोर्ट के अंदर। हिमाचल प्रदेश में असंतोष का ये बुलबुला यूं ही नहीं फूटा है। इस असंतोष की नींव तो तभी पड़ गई थी जब चुनाव जीतने के बाद राज्य में सरकार बनाने की बारी आई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आई, लेकिन वीरभद्र सिंह के परिवार को अनदेखा करना पार्टी के लिए महंगा पड़ गया। सीएम पद की दावेदारी के लिए नाम सामने आए। इस रेस में सबसे आगे वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह थी, लेकिन प्रतिभा सिंह की जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू को गांधी परिवार ने सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन जन विरोध के सुरों को उस समय दबा दिया गया। जिन विरोध के सुरों को उस समय दबा दिया गया, वो आज ज्वालामुखी बनकर फूटे हैं। प्रतिभा सिंह को सीएम नहीं बनाने के पीछे परिवारवाद की वजह बताई गई। इन आरोपों से केंद्र में पार्टी पहले ही जूझ रही थी। परिवारवाद को काउंटर करते हुए 2013 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 59 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू बाजी मार ले गए और सीएम बन गए। चुनाव जीतने के बाद सुक्खू सीएम तो बन गए, लेकिन वीरभद्र फैमिली की आला कमान से खटास पैदा हो गई। 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का परिवार सीएम पद का जाना सहन नहीं कर सका और लगातार आला कमान के खिलाफ बगावती मुद्रा में दिखा। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य तो राम मंदिर के मुद्दे पर खुलकर पार्टी लाइन से अलग हो गए। सुक्खू का विधायकों के साथ संवाद की कमी, वीरभद्र फैमिली की नाराजगी के बाद अब विधायकों की बगावत और क्रॉस वोटिंग ने हिमाचल में कांग्रेस का सिंहासन डगमगा कर रख दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल में कब क्या हुआ, अब आपको जरा पूरी डिटेल एक एक करके बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है। चुनाव में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिन 9 में 6 कांग्रेस के थे और 3 निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और बहुमत के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। इन बागी 9 विधायकों को पंचकुला ले जाया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुमत खो चुकी है कांग्रेस सरकार। तो आज कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, इस्तीफे की बात भी कर दी और कह दिया कि नाराजगी किन किन बिंदुओं को लेकर के है। स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को इसी बीच सस्पेंड किया। सीएम सुक्खू ने इस्तीफे की खबर से इनकार किया और विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने बजट पेश करके उसको पास कराया। और सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट पास हुआ, यानी कि हमारा बहुमत विधानसभा के अंदर है। लेकिन इसके ठीक बाद हिमाचल विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं कर्नाटक में कथित देश विरोधी नारों को लेकर हंगामा लगातार जारी है और सांसद नसीर हुसैन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी। कर्नाटक की तस्वीरें हैं जहां बेल्लारी में सांसद नसीर हुसैन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी करने का आरोप नसीर हुसैन पर लगा है। कर्नाटक में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी करने का आरोप है। बीजेपी इसको लेकर के हमलावर भी है। बीजेपी नेता लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि संसद की जय जयकार होनी चाहिए देश के अंदर या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। उधर बेंगलुरु में भी बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल सामने आया। कर्नाटक विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। नसीर हुसैन के खिलाफ बीजेपी ने यह तिरंगा यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन किया है। तिरंगा यात्रा की तस्वीर जरा मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए कि हाथ में तिरंगा लेकर के और कैसे तिरंगे को लहराते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर है सदन के अंदर की तस्वीर, जहां सदन के अंदर से लेकर के सदन के बाहर तक आपको यही तमाशा, यही हंगामा, यही नारेबाजी नजर आई। और जिस देश विरोधी नारे की बात हो रही है, बीजेपी ने उस देश विरोधी नारे का एक वीडियो जारी किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी की गई कांग्रेस की तरफ से और इसी को लेकर के खुद अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो दिखाऊं उससे पहले बता दूं आपको कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई कि नसीर हुसैन ने देश विरोधी नारे लगाए।
तो वीडियो सामने जिसमें की आवाज सुनाई पड़ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वीडियो डॉक्टर्ड है कि असली इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। लेकिन देश विरोधी नारेबाजी पर सीएम सिद्धारमैया ने बयान दिया। वो कह रहे हैं कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। वो कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी पाया गया, कोई पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाकई लगा रहा था, वीडियो अगर सही है तो उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। It's not only allegation by BJP, it is an allegation by media also. If CVL sent the voice report to the FSL, if report comes and it is true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad, such person will be punished seriously. कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी, सीबीआई या कोई भी एजेंसी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। राज्यपाल के अल्टीमेटम के बावजूद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई। राज्यपाल ने 72 घंटे का वक्त दिया था स्टेट एजेंसीज को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, पूरा भारत देश, पूरा इंडिया के लिए ये शर्मसार करने वाला घटना है। इसलिए अभी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का सरकार इसको छुपाने का, क्रिमिनल को बचाने का काम किया है। अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया, रिपोर्ट दिया है, और जो तृणमूल कांग्रेस का लीडर महिलाओं को अत्याचार किया है वो लोग बचना नहीं सकेगा। इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या कह रही है बताऊं आपको। लेकिन बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। संदेश खाली को लेकर के बीजेपी ने प्रदर्शन किया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ ममता सरकार को बीजेपी लगातार घेर रही है, लगातार सवाल पूछ रही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस सेफ कस्टडी में रखे हुए है शाहजहां शेख। वहीं संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने खुद अपने लिए मोर्चा खोल दिया। शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत करने के लिए महिलाएं पहुंच चुकी हैं। पुलिस के साथ पीड़ित महिलाओं की कहासुनी भी हुई है। ये तस्वीरें जरा देखिए, जहां शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी पीड़ित महिलाओं ने फैसला किया कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो हम खुद पहुंचेंगे अपनी शिकायत लेकर के पुलिस के पास। लेकिन पुलिस के साथ जब वो शिकायत करने पहुंची तो पुलिस के साथ ये कहासुनी की नौबत तक आ गई, जहां महिलाओं को अपने लिए, अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए नारेबाजी करनी पड़ी। तो खबर में आगे बढ़ते हैं। आगे बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तूतीकुड़ी में 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। ये उसी दौरान की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ये हरी झंडी दिखा करके इन प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इनमें देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चिंदरबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है, और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। तो बीजेपी का मिशन है कि इस बार 400 सीट पर, लेकिन इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए
दक्षिण भारत में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करना होगा और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण के सियासी गणित को समझना बहुत जरूरी है। वो सियासी गणित क्या है, जरा देखिए आप। दक्षिण के राज्य केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। हिंदू वोटर्स करीब 55% है, मुस्लिम वोटर्स करीब 45%, लेकिन बीजेपी का फोकस है इन 55% पर। बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 लोकसभा सीटें, कुल वोटर्स करीब 6 करोड़, अनुसूचित जाति के 18% वोटर, राज्य में 7 आरक्षित सीटें हैं और इसी पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस। यह मिशन दक्षिण की वो रणनीति जिसके तहत बीजेपी अब आगे बढ़ना चाहती है। आगे आपको दिखाएंगे ज्ञान वापी के बाद हिंदुओं की एक और बड़ी जीत, लेकिन पहले देखेंगे कैसे अब आया अयोध्या के रामलला का बुलावा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 4 मार्च को अयोध्या जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद अयोध्या में ही कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले यूपी, गोवा और उत्तराखंड के विधायक राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सत्ता से बाहर जाने के बाद से ही आरजेडी बौखलाई हुई है। सत्ता में रहते हुए इन्होंने जितनी वसूली की थी उसी से एनडीए विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे थे। गिरिराज ने कहा कि जो कह रहे थे कि खेला बाकी है, आज उनके साथ ही खेला हो रहा है। याद होगा तेजस्वी जी के कई स्टेटमेंट आए, अभी खेला बाकी है। अब खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चारों को शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए अदालत को नियमित जमानत याचिका खारिज करने की वजह नजर नहीं आती। तो लखनऊ के चर्चित लक्ष्मण टीले के मामले में हिंदू पक्ष बड़ी जीत हुई है। आपको बता दूं कि लखनऊ की कोर्ट ने लक्ष्मण टीले के मामले में सुनवाई को योग्य माना है। ज्ञान वापी के बाद एक और बड़ी जीत। सिविल कोर्ट में मामला था जहां मुस्लिम पक्ष ने 7/11 यानी 7/11 की याचिका दी थी, जिसको कोर्ट ने खारिज किया और कोर्ट ने माना कि जो हिंदू पक्ष का दावा है वो सुनवाई के योग्य है। दावा यह कि औरंगजेब के शासनकाल में लक्ष्मण टीले को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और मस्जिद की जो दीवारें हैं उन पे सर्प की आकृतियां भी उकेरी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को हिंदू पक्ष मंदिर क्यों बता रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, अब वो जरा सिलसिलेवार तरीके से आप जानिए। इतिहास में इसका उल्लेख क्या है, ग्राफिक के जरिए समझिए आप जरा कि हिंदू पक्ष का दावा यह कि मंदिर तोड़ करके ये टीले वाली मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को तोड़ा गया। मस्जिद की दीवारों पर शेष नाग के प्रतीक हैं, मूर्तियां और प्राचीन अवशेष टीले के नीचे दफन हैं। इतिहास में लक्ष्मण टीले का उल्लेख है, यह हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि अंग्रेजों के गैजेटियर में लक्ष्मण टीला ही लिखा है, मस्जिद नहीं लिखी गई। और अब खबरों में आगे